बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं सिवान में था और वहाँ मैंने देखा लोग बहुत उत्साहित हैं। जुलाई, अभी अगस्त और सितंबर में बहुत सारा बड़ा टारगेट वहाँ पे लोगों ने लिया हुआ है। लेकिन पटना का एक्साइटमेंट हमेशा नेक्स्ट लेवल का रहता है, जो आज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कितने लोग हैं जो जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ऐसे कितने साथी हमारे बीच में हैं जो पहली बार इस प्रकार के प्रोग्राम में आए हैं और अभी आरसीएम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे जो पहली बार आए हैं स्पेशली। एक बार आप अपने स्थान से खड़े हो जाइए ताकि हम आपका स्वागत कर सकें, क्योंकि आप पहली बार आरसीएम परिवार में आए हैं, उस नाते आप हमारे मेहमान हैं। हम बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अभिनंदन, आभार, स्वागतम। प्लीज बैठिए। अभी इमराल ने वो साथी थे आपके बीच में, दिनेश जी, रवि जी, मनीष जी। उन्होंने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई हो कि शायद मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। तो मैं आपकी उस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल आप जैसा ही हूँ, आम आदमी हूँ। हरियाणा से मेरा संबंध है। एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में हिंदी के अध्यापक थे। मेरी माताजी गृहिणी थी। हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। मैंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया था और उससे पहले मैंने बीएड कर लिया था। एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर शुरू किया, जहाँ पे मेरी 1 महीने की तनख्वाह मात्र 500 रुपया थी। कितनी थी? 1 साल मैंने नौकरी किया और 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई। अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, मुझे और कुछ करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले कुछ लोग हैं हमारे बीच में, मैं देखना चाहूँगा एक बार। सरकारी या प्राइवेट, किसी भी प्रकार की नौकरी, बहुत सारे साथी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नौकरी करके आप एक लंबी सी गाड़ी खरीद सकते हैं? बड़ा सा घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि नौकरी का निर्माण इसलिए नहीं किया गया है कि आप एक सुख सुविधाओं वाली जिंदगी जिएं। अपितु इसलिए किया है आप जिंदगी भर पत्नी के ताने सहते रहें और कंप्रोमाइज वाली जिंदगी काटते रहें। कुछ लोगों को अगर बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। जब तक नौकरी नहीं मिलती तो ऐसा लगता है कि जैसे नौकरी मिल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हेलो, लेकिन जो 20-20, 25-25 साल से कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए क्या हो गया उनकी ज़िंदगी में। सो ये मेरी भी समझ में आया कि कुछ बड़ा करना है तो नौकरी से नहीं होगा। परिवार की कोई पारिवारिक व्यापार की पृष्ठभूमि नहीं थी। मेरे मामा जी शहर में रहते थे, मैं उनके पास में गया। वो ठेकेदार थे, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे। उनके साथ मैंने कुछ दिनों तक काम किया और वहीं पे रहते रहते मैंने केबल टीवी का एक काम शुरू किया, जिसकी उन दिनों शुरुआत होती थी। उस ज़माने में एक डिश एंटीना हम लोग लगाते थे, जिसको छतरी बोलते थे हम। 4 फीट बाई 4 फीट का उसका साइज़ रहता था। और उस ज़माने में वीसीआर आता था एक, देखा कुछ लोगों ने वीसीआर? वाह, कुछ लोगों को शायद याद रहता होगा
कि जब हमें फिल्म देखनी होती थी तो उसके लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती थी। पहले 5-5 रुपये इकट्ठा करते थे, फिर शहर में जाके एक वीसीआर लेके आते थे एक रात के लिए, और 3 कैसेट मिलती थी। और फिर चूंकि पैसा वसूल करना है तो पूरी रात जगते थे, और कोशिश रहती थी क्योंकि तीनों फिल्में देख लें, और जो अच्छी रहती थी उसको सुबह एक बार फिर देख लेते थे। तो इतनी मेहनत हम लोग करते थे फिल्म देखने के लिए। आजकल तो सब कुछ आपके लिए सुविधा है, उपलब्ध है, सारी की सारी चीज़ें। तो उस ज़माने में हमने केबल टीवी का काम शुरू किया, और व्यापार में एक लाइन होती है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब आप किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती होने के नाते उसके आपको बड़े फ़ायदे रहते हैं। तो केबल टीवी का काम शुरुआती दिनों में था, लोग उसके बारे में जानता नहीं थे, तो उसका फ़ायदा हमें मिला, और हम अच्छा खासा पैसा केबल टीवी के काम से कमा रहे थे। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, संतुष्टि नहीं थी, खालीपन लग रहा था। आप में से कुछ लोग शायद मेरी बात से रिलेट करें। आप शायद कोई काम कर रहे हैं, आपको पैसा भी मिल रहा है, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। कुछ लोग हैं ऐसे हमारे बीच में, कुछ साथी हमारे बीच में हैं। आपकी ही तरह मेरी स्थिति थी, और मेरे पास उसकी 2-3 वजह थी। पहली वजह यह थी कि केबल टीवी के काम में टाइम फ्रीडम नहीं था, दिन और रात काम करना पड़ता था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि केबल टीवी में लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे, अपितु मुझे केबल वाला कहते थे। जिस क्षेत्र में मेरे केबल के कनेक्शन थे, वहाँ अगर किसी गली से मैं गुजरता तो लोग पीछे से आवाज़ मारते थे और कहते थे, केबल वाले भैया, हेलो। जैसे आप रिक्शा वाले को, सब्ज़ी वाले को, ऑटो वाले को बुलाते हैं, और जितनी इज्जत आप उनको देते हैं उतनी की इज्जत मुझे मिलती थी। और वो लोग इसलिए नहीं बुलाते थे कि भैया जल्दी आ जाओ, चाय पी लो, ठंडी हो रही है, हेलो। वो शिकायत करते थे, कंप्लेंट करते थे, आपका केबल ठीक नहीं चलता है, आप पुरानी फिल्में दिखाते हो, नई फिल्में क्यों नहीं दिखाते हो। और जब भी ऐसा मेरे साथ में होता था, मुझे लगता था कि ये काम नहीं करना, क्योंकि इसमें इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है। इंसान को पैसा कम मिले या ज़्यादा, लेकिन एक मानव होने के नाते हर आदमी ये चाहता है कि उसको इज्जत जरूर मिले, और जब उसको बुलाया जाए तो सम्मान के साथ बुलाया जाए। हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने इस बात को इस रूप में कहा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफ़ेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसे पढ़े। ये चाहत हर किसी की है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, प्यासे कौवे की कहानी। ध्यान है कुछ लोगों को? हमारे यहाँ तो अंग्रेजी में पढ़ाई जाती थी, और उसको हम अच्छे से रटते थे ताकि अच्छे से लिख दें एग्ज़ाम में और नंबर मिल जाएं पूरे। आपको याद दिलाना चाहता हूं, उसमें गहरा संदेश है। एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था। पानी की तलाश में वो इधर उधर खोजने लगा, ढूंढने लगा, और अंत में वो एक बगीचे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक जग है और उस जग के अंदर में पानी है। उसने पानी पीने का प्रयास किया तो उसको महसूस हुआ कि पानी में जो जग में जो पानी है वो नीचे है, और उसकी जो चोंच है वो पानी तक नहीं पहुंच रही है। ध्यान आ रही है आपको कहानी? अब कौवा परेशान हो गया, पानी सामने है, पी नहीं पा रहा है। सोचने लग गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और ऐसे सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यहाँ पास में जो कंकर पत्थर पड़े हैं, मैं अगर उनको अपनी चोंच से उठा के जग में डाल दूँ तो पानी ऊपर आ जाएगा। उसने वैसा ही किया, कंकर पत्थर पानी में डाले, पानी ऊपर आ गया, उसने पानी पिया और उड़ गया।
उस कहानी के नीचे एक मोरल भी लिखा रहता था, एक शिक्षा लिखी रहती थी। वो थी, वेहर देर इज विल देर इज वे, जहां चाह वहां राह। सुनी हम सब लोगों ने ये? हमारा जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है, ये सिस्टम हमारे व्यक्तित्व विकास के ऊपर में कम काम करता है, अपितु इस चीज़ पे ज़्यादा काम करता है कि हम पढ़ लिख के नंबर ले लें और नौकरी प्राप्त कर लें। जब मैं बीएड कर रहा था तो हमारे वहाँ पे एक पेपर होता था जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास। उसमें हमें ये पढ़ाया जाता था कि भारतीय शिक्षा में पहले गुरुकुल व्यवस्था होती थी। गुरुकुल व्यवस्था में जो आचार्य होते थे, जो टीचर होते थे, वो बच्चे के संपूर्ण विकास पे ध्यान देते थे। हेलो, आपने रामायण महाभारत में अगर देखा होगा, यही शिक्षा व्यवस्था थी हमारे यहाँ पे। फिर अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने एक नई शिक्षा व्यवस्था दी और इस शिक्षा व्यवस्था में लॉर्ड मैकाले नाम के उनके गवर्नर यहाँ पे आए। उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने जो शिक्षा पद्धति दी उसको मैकाले शिक्षा पद्धति कहते हैं। आज भी उसका असर हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है। लॉर्ड मैकाले का मकसद ये था कि वो बच्चों को सिर्फ नंबरों पे आधारित करना चाहते थे और इस प्रकार से उसकी मानसिकता बनाना चाहते थे कि वो पढ़ाई के बाद में सिर्फ नौकरी तलाशे और दूसरा काम न करे। हेलो, इसीलिए जो कहानियां हमने पढ़ी वो इसलिए नहीं पढ़ी कि इसका मूल संदेश हम अपनी ज़िंदगी में उतारें, अपितु इसलिए पढ़ी ताकि हम इसको एग्ज़ाम में लिख दें, पास हो जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं और फिर अंत में नौकरी मिल जाए। इस कहानी का एक गहरा संदेश है। वो संदेश ये कहता है कि अगर आपको जिस चीज़ की चाहत है, अगर आप उसको खोजेंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आज से लगभग 28 साल पहले, जब मेरा कोई मान सम्मान नहीं था, जब मेरा कोई रिकॉग्निशन नहीं था, जब लोग मुझे केबल वाला कह के बुलाते थे, उस समय मेरी एक चाहत थी, मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक सपना था कि मैं मान सम्मान चाहता हूँ। लोग मुझे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ मुझे बुलाएं और मुझे प्यार दें, रिस्पेक्ट दें। और आज जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा था, जिस प्रकार आपने गुलाब के फूल दे के मेरा स्वागत किया और जिस प्रकार स्टेज पे आने से पहले मेरे बारे में जो शब्द बोले गए, इसका बीजारोपण आज से 28 साल पहले हो गया था, जब लोग मुझे केबल वाला कहते थे। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको ज़िंदगी में जो चाहिए, अगर उस चाहत को आप अपने दिल पे और दिमाग पे हैवी कर लेते हैं, सोते जागते उठते बैठते हर समय आप उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो वो सपना कोई भी है, वो चाहत कोई भी है, प्रकृति आपकी सहायता करेगी और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। हम में से ज़्यादा लोगों के साथ में दिक्कत ये है कि हम एक जगह फोकस नहीं रहते हैं, किसी एक चीज़ को नहीं चाहते हैं। हेलो, हमारी चाहतें बदलती रहती हैं, हमारे अंदर थोड़ा पेशेंस की भी कमी है। एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार एक व्यक्ति नाव में नदी पार कर रहा था। अभी जैसे बारिश ज़्यादा है, पानी ज़्यादा था नदी में और नाव डूबने लग गई। उसने सोचा, भगवान को याद किया
भगवान विष्णु को याद किया कि भगवान विष्णु मेरी रक्षा करो। 5-10 मिनट भगवान विष्णु को याद किया, लगा कि भगवान विष्णु नहीं आ रहे हैं, तो फिर भगवान शंकर को याद करने लग गए, शिव बाबा को याद करने लग गए कि भगवान शिव भोले तू ही मेरी कृपा करेगा, तुम ही बचा लो। अब 10 सेकंड के लिए भगवान शिव जी को याद किया, शिव जी भगवान अपना तैयारी कर रहे थे कि चलो जाके बचाऊं, तब तक वो दुर्गा माता के ऊपर आ गए कि दुर्गा देवी तुम ही रक्षा करोगी, तुम ही मेरी कृपा करो। अब दुर्गा जी अपने शेर को तैयार कर रही थी, इस समय वो हनुमान जी के पास में पहुंच गया कि हनुमान जी तुम ही बेड़ा पार करोगे, तुम ही आके मेरा उद्धार करो। और ये कहानी ये कहती है कि वो एक जगह एक पे उसने किसी देवता पे विश्वास नहीं किया, तो कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया और अंत में वो पानी में डूब गया। हेलो। तो हम भी न तो किसी एक भगवान को चाहते हैं, न किसी एक चीज़ को चाहते हैं, हम बार बार बदलते रहते हैं। बहुत सारे लोग आरसीएम में हैं, उनको आरसीएम की रॉयल्टी चाहिए, फिर कोई दूसरी कंपनी वाला कोई दूसरा प्लान दिखा देता है तो फिर उनको वो वाली चीज़ अच्छी लग जाती है। हेलो। आप कभी किसी एक गाड़ी को अपना टारगेट बनाते हैं कि मुझे ये सफ़ेद कलर की वैगनार चाहिए, फिर आपका अपलाइन स्विफ्ट खरीद लेता है, तो फिर आप वैगनार को भूल जाते हैं, बोले नहीं मैं तो स्विफ्ट खरीदूंगा। आप स्विफ्ट को टारगेट बनाते हैं, फिर रवि जी किया खरीद लेते हैं, तो फिर आपको लगता है कि नहीं भी किया ही खरीदनी है, स्विफ्ट नहीं चाहिए। किसी एक जगह फोकस न रहने की वजह से हमें न गाड़ी मिलती है, न पैसा मिलता है, न मान सम्मान मिलता है, न शोहरत मिलती है, और हम जैसे हैं वैसे ही जिंदगी भर रहते हैं। आपको जो चाहिए उसको आप लिखिए, उसको बार बार याद कीजिए, कायनात प्रकृति आपकी सहायता करेगी, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। मैं अगर आज आपके सामने हूँ, मैं उसी बीज का परिणाम हूँ आज से 26 साल पहले जो रोपित किया गया था। चल रहा था दिमाग में कि कुछ और करना है, कुछ और करना, और करना है, क्या करना है मालूम नहीं था। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। और उसी दौरान जब ये सब दिमाग में चल रहा था, मेरे एक नज़दीकी दोस्त ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पे आइए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं उनके घर पे गया और वहाँ पे जाने के बाद पहली बार मैंने ये 3 शब्द सुने, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। वो एक होम मीटिंग थी। आप में से कितने लोग हैं जो होम मीटिंग करते हैं? देखना चाहता हूं। होम मीटिंग में हम क्या करते हैं? अपने पड़ोसियों को और अपने दोस्तों को बुलाते हैं, यस और नो? और उनको बुलाते हैं, बुलाने के साथ साथ में उनको आरसीएम का थोड़ा प्रोडक्ट का डेमो करते हैं, चाय पिलाते हैं, नमकीन बिस्किट खिलाते हैं। ऐसा ही होता है। लाइट ऑन ही कर दीजिए, ये थोड़ा बाद में बीच बीच में बंद कर देंगे। तो वो सब हम करते हैं और वहाँ पे हम हमारा जो आरसीएम का अभियान है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ऐसा ही होता ना होम मीटिंग। होम मीटिंग आप जरूर कीजिए, क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि आपकी टीम में जो लोग डायमंड बनेंगे वो आपको होम मीटिंग में मिलेंगे, क्योंकि मैं खुद होम मीटिंग की पैदावार हूं। कितने लोगों को अपनी टीम में डायमंड चाहिए? सबको चाहिए। तो कहां मिलते हैं डायमंड? होम मीटिंग में। ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग कीजिए और जो भी आए आपको लगना चाहिए कि ये मेरा सुरेंद्र वत्स हो सकता है। पॉजिटिव एक्सप्रेशंस रखेंगे, उम्मीद रखेंगे तो अच्छी चीजें होंगी। होम मीटिंग में मैंने प्लान देखा, ज्वाइन किया अपने दोस्त को खुश करने के लिए, मजाक मजाक में ज्वाइन कर लिया था। एक कहावत है
कि बुरा वक्त कब किस व्यक्ति की ज़िंदगी में आएगा इसका हमें पता नहीं चलता। इसके विपरीत भी एक कहावत है, अच्छा वक्त कब किस व्यक्ति की ज़िंदगी में किस रूप में आएगा इसका भी हमें पता नहीं चलता। आज से 24 साल पहले आरसीएम मेरी ज़िंदगी में एक अच्छे वक्त के रूप में, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में मेरी ज़िंदगी में आया। मैंने इसे ज्वाइन किया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कोई अच्छी चीज़ आपको मिल तो जाती है लेकिन आपको उसकी कीमत मालूम नहीं चलती। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से अगर एक गांव के व्यक्ति को कोहिनूर मिल जाए, हीरा मिल जाए, तो वो चूंकि उसको पहचानता नहीं है तो उससे वो चमकीला पत्थर ही उसको नजर आता है। लेकिन जब उसको किसी जानकार व्यक्ति के पास में लेके जाएगा तो उसको पहचान जाएगा एक नज़र में कि ये तो कोहिनूर है। तो हम में से ज़्यादातर लोग आरसीएम जैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिलने के बावजूद भी इसे पहचान नहीं पाते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ रहा। आरसीएम को ज्वाइन करने के 3 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किए। हाँ, एक काम फिर भी किया जो हम लोग करते हैं, बहुत सारे बहाने बनाए। हेलो, एक किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू, रॉबर्ट टी कियोसाकी उसके लेखक हैं। उसमें एक चैप्टर है बहाना साइटिस। वो कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं। अभी अगर आप उनको काम करने के लिए बोलेंगे तो वो कहेंगे नहीं सर, अभी तो थोड़ा बारिश का मौसम है, थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये एक बार थोड़ा मौसम चला जाए फिर मैं इसको करूँगा। और जैसे ही बारिश ख़त्म होगी तो ठंड आ जाएगी, तो बोलेंगे नहीं अभी तो ठंडी बहुत बढ़ गया है, तो ठंडी ख़त्म हो जाएगा फिर करूँगा। ठंडी ख़त्म हो जाएगी फिर शादी का सीज़न आ जाएगा, तो बोलेंगे शादी का सीज़न अभी बहुत सारा इधर उधर जाना पड़ता है, इसके बाद में करेंगे। फिर गर्मी आ जाएगी, फिर बच्चों के एग्ज़ाम आ जाएंगे। जो बहानेबाज है वो हमेशा बहाने बनाता रहता है। मैं भी खूब बहाने बनाए मैंने 3 महीने तक। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो एक बार किसी के पीछे पड़ जाता है तो वो पीछा नहीं छोड़ता है, और उस प्राणी को कहते हैं अपलाइन। ये ऐसा विचित्र प्राणी आपकी पास में भी है। कितने लोगों के अपलाइन हैं? तो आप वाला भी ऐसा ही है, लगा ही रहता है, पीछा छोड़ता ही नहीं है। आप घर में बैठ जाओ तो फोन कर देता है, फोन नहीं उठाओ तो घर पहुंच जाता है। तो मेरे भी अपलाइन ऐसे ही थे, उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बार बार ये कहते थे कि बस एक मीटिंग अटेंड कर लो, उसके बाद में डिसाइड करना कि करना है कि नहीं करना। और मेरा अनुभव ये कहता है कि जो लोग पहली बार आते हैं वो आते नहीं हैं, उनको लाया जाता है। आज से 24 साल पहले ठीक इसी तरह से जैसे आज बहुत सारे लोगों को लाया गया है, मुझे भी ऐसे ही लाया गया। और मैं बड़ा शंका की दृष्टि से हर चीज़ को देख रहा था। जब लोग आ रहे थे, बता रहे थे कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, तो मुझे डाउट भी हो रहा था कि पता नहीं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। मुख्य वक्ता आए, उन्होंने अपनी बात की, कुछ लॉजिक दिए, कुछ तर्क बताए, और उनको सुनने के बाद में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे आरसीएम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे इसे गंभीरता के साथ में करना चाहिए। दोस्तों, आज से 24 साल पहले इसी प्रकार की एक मीटिंग मेरी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट बनी। मेरा अनुभव ये कहता है ठीक उसी तरह से आज की ये मीटिंग, आज की ये तारीख 18 अगस्त 2024 बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। जो लोग आज पहली बार हमारे बीच में हैं वो आज इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, इसलिए ये डेट हमेशा उनको याद रहेगी। और जो हमारे पुराने साथी हैं
जिनकी आरसीएम की गाड़ी पहले दूसरे गियर में झटके खाते हुए चल रही है? हेलो, बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, परेशान से हो गए हैं। आज मैं कुछ ऐसी जानकारियां आपके साथ में साझा करूंगा, अगर आपने उनको अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो फिर गाड़ी 5वें गियर में डल जाएगी और आप तेजी के साथ रॉयल्टी और टेक्निकल की तरफ दौड़ने लग जाएंगे। क्या हम तैयार हैं इसके लिए? दोस्तों, ऐसी ही एक मीटिंग के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने आरसीएम को सीरियसली करना है। मैंने शुरू किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, अप डाउन्स आए। बहुत संक्षेप में अगर मैं बातचीत करूं तो मैंने हार नहीं मानी, मैंने क्विट नहीं किया। ये एक लाइन यहां पे लिखी हुई है ना कि जीतने वाले रुकते नहीं और रुकने वाले। मैंने इसी लाइन को अपना मंत्र बना लिया जिंदगी का, और लगातार चलने का, न रुकने का परिणाम है कि मेरे पास में डायमंड की पिन है। आप में से कितने लोग हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं? तैयार हैं? तो एक बार अपने पड़ोसी से हाथ मिलाइए, गर्मजोशी के साथ में अच्छे से हाथ मिलाइए और उनको बोलिए, मैं डायमंड बनने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर बोलिए, और जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने इस कमिटमेंट के लिए। जो लोग पहली बार आए हैं उनको मालूम नहीं है कि डायमंड क्या होता है, फिर भी उन्होंने हाथ भी खड़ा कर लिया और उन्होंने हाथ मिला भी लिया। शिष्टाचार बस कि चलो सब कर रहे हैं तो मैं भी कर ही लेता हूं। तो नए साथियों को विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूं, आरसीएम में जब ये पिन आती है ना, इस पिन के साथ में जिंदगी की सारी खुशियां आ जाती हैं। जब ये पिन आएगी तो अपने साथ में ढेर सारा पैसा लेके आएगी। हेलो, टाइम फ्रीडम लेके आएगी। आजकल हम लोग बहुत घूमते हैं। आरसीएम में आने के बाद मैंने हिंदुस्तान का लगभग हर राज्य में गया, मैंने मीटिंगें दी। और अभी मैंने और मेरी वाइफ सुदेश ने हमने डिसाइड किया है कि अब हम पूरी दुनिया घूमेंगे। और हालांकि 6-7 देश हम पहले घूमे थे, लेकिन एक नई शुरुआत हमने पिछले साल से की है। और पिछले साल मैं और सुदेश हम यूरोप के टूर पे गए थे 11 दिन के लिए। और आप अगर हमारे साथ साथ घूमना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो हमारे साथ साथ घूमना चाहते हैं? तो आजकल जमाना डिजिटल घूमने का भी है ना? तो उसकी व्यवस्था तो हमने कर दी है आपके लिए। अभी हम जहां भी घूमने जाते हैं तो पूरे टूर की वीडियो बनाते हैं, उसको व्लॉगिंग बोलते हैं। एक और चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र वत्स लाइफ कोच के नाम से, देखा कुछ लोगों ने? कम लोगों ने देखा होगा। वो बड़ा मज़ेदार चैनल है, उसमें आपको बहुत घूमने फिरने का मौका मिलेगा। तो यूरोप टूर के 11 दिन के वीडियो हमने उस चैनल पर डाले हुए हैं। आप उस पर जाइए, प्लेलिस्ट में यूरोप टूर आप डालेंगे तो 11 वीडियो हर रोज़ के आपको मिलेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम लोग गए। हम लोग उसमें कई सारे देशों में गए थे। हम लोग उसमें हाईलैंड, पोलैंड में हम लोग गए थे शायद। हम लोग 4-5 देश हमने कवर किए थे। और इस साल हम लोग गए हैं बाली में गए हम लोग, इंडोनेशिया। तो उसके भी वीडियो भी डलना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी बीच में हम लोग एक धार्मिक यात्रा पे गए थे, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ, उसके वीडियो भी डलने वाले हैं। तो आप हमारे साथ साथ में डिजिटली घूम सकते हैं और आप कुछ चीज़ों को देखेंगे और विजुलाइज करेंगे तो फिर प्रकृति एक दिन आपको भी वैसे ही घुमा देगी।
तो उस नाते भी जरूरी है कि आप उन सब चीज़ों को देखिए। और अभी हमने अमेरिका का वीज़ा लगवा लिया है। हेलो, अमेरिका का वीज़ा बड़ा मुश्किल से लगता है, लेकिन जब आप डायमंड बनते हैं ना, आपका बैंक अकाउंट देख के हर देश कहता है कि पधारो हमारे देश। जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई नहीं बुलाना चाहता, कोई वीज़ा नहीं देता। जिसके खाते में पैसा है सब कहते हैं जी आइए ना प्लीज़। और अमेरिका में वीज़ा 10 साल के लिए लगता है, या तो किसी को बुलाते नहीं, बुलाते हैं तो 10 साल का वीज़ा लगाते हैं सीधा। तो 10 साल में हमारा टारगेट है कि 4-5 बार तो अमेरिका जरूर जाके आएंगे। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आरसीएम आपको न केवल मात्र बहुत सारा पैसा देता है, अपितु उस पैसे को एंजॉय करने की समझ देता है और वो टाइम फ्रीडम देता है ताकि आप उसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। और ये पिन जब आती है आपको मिलती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपको मिलती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपको मिलता है देश दुनिया से प्यार, और आपको मिलती है बहुत अच्छी सेहत। मेरी सेहत ठीक ठाक लग रही है आपको? अच्छी सेहत के बड़े फायदे हैं। मेरा वजन 78 किलो होता था और ये भाई साहब थोड़ा यहां पे रहते थे। उस समय कोई ढंग से बात नहीं करता था। अभी एक घटना सुनाता हूं मैं आपको। एक मेरी मीटिंग थी पिछले महीने रायपुर में, छत्तीसगढ़। तो वहां से जब मैं वापसी में आ रहा था फ्लाइट में जो लोग बैठते हैं वो ट्रेन वालों से थोड़े अलग होते हैं। ट्रेन में तो बैठते ही हम बात करना शुरू हो जाते हैं, अच्छा भैया कहाँ जाइएगा, तो बातचीत स्टार्ट हो जाती है। बिहार से हैं तो पूछेंगे नीतीश बाबू कैसा काम कर रहे हैं, और दिल्ली से हैं तो बोलेंगे केजरीवाल जी का क्या हालचाल है। तो राजनीति ऐसी बातें हमारी चलती रहती हैं फिर। लेकिन फ्लाइट वाले लोग हैं ना, वो थोड़ा सा रिजर्व से रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, या तो किताब पढ़ लेंगे, बैठते किताब खोल लेंगे, सामने वाला चाह के भी बात नहीं कर पाएगा, या कानों में अपना ये ईयरफोन वगैरह लगा लेते हैं तो उससे भी डिस्टर्ब नहीं करता। तो फ्लाइट में मैं भी लगभग उसी मोड में था और मैं आराम से अपना एक हिंदी की आजकल किताबें, हिंदी अंग्रेजी की ऑडियो बुक आती हैं, किताब जो है वो कोई व्यक्ति पढ़ के सुनाता है और आपको आप सुनते रहते हैं। तो वो मैं किताब सुन रहा था। तो उसी दौरान मेरे साथ में जो बंदा बैठा था बगल में, तो उसने मेरे से बातचीत करना स्टार्ट किया कि सर आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। ये तो पूछ नहीं सकते कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि बीच में जहाज़ रुकता नहीं है कहीं, तो अलग तरीका रहता है बात करने का थोड़ा सा। तो हमने बोला जी नहीं, हम दिल्ली में जाएंगे और दिल्ली रहते हैं हम लोग। तो बातचीत शुरू हुई। बड़ा अच्छा व्यक्ति था वो, उन्होंने काफ़ी बात की, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे वो जॉब कर रहे थे कहीं पे। तो सब कुछ होने के बाद में एक थोड़ी मित्रता सी हो गई, एक कंफर्ट लेवल उसके साथ बन गया मेरा। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि भाई साहब जहाज़ में तो कोई किसी से बात करता नहीं है, आपने मेरे से बात क्यों किया? पहले तो मुझे लगा कि ये कोई डायरेक्ट सेलिंग वाला बंदा होगा, लास्ट में मेरे से मेरा नंबर लेगा। तो जब ऐसा नहीं हुआ, वो कोई कंपनी में काम करते थे, तो मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि सर मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, साइकिलिंग करता हूँ। पिछले दिनों मैं श्रीनगर से कन्याकुमारी तक मैं साइकिल पे गया था, तो आपको देख के मुझे लगा कि आप भी किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, एथलेटिक्स से लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं, तो मुझे लगा आपसे बात करूं। तो फिट दिखने के बहुत सारे फायदे, और स्पेशली अगर आप आरसीएम में हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं, तो आपको फिट दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए। और आरसीएम में आने के बाद आप रॉयल्टी टेक्निकल पे रहेंगे तो उतने फिट नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा
और फिर आप 78 किलो से 68 किलो पे आ जाएंगे और बिल्कुल फिट से नजर आने लग जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आरसीएम अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। क्या है? कंप्लीट पैकेज है। यहां आने के बाद, पहुंचने के बाद आपको जिंदगी की सारी चीजें मिल जाती हैं। तो अब मुझे बताइए कितने लोग हैं जो आरसीएम का डायमंड बनना चाहते हैं? इरादा कच्चा पक्का है या पक्का है? एकदम सॉलिड। आप बाहर जाएंगे, घर पे आपका पड़ोसी आपका इंतजार कर रहा है, ज्वाइन करने के लिए नहीं, आपके गुब्बारे में पंचर करने के लिए। तैयार हैं उसके लिए भी ना? चलिए।